आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, यदि आप एक पुराने कृषक हैं और आपके द्वारा इस वर्ष अपने फसल रकबे में संशोधन किया गया है या किसी भी प्रकार से बदलाव किया गया है तो उसके लिए आपको कौन से फार्म भरने होंगे, साथ ही त्रुटि रहित फार्म आपको कैसे भरना है उसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यदि आपने अपने फसल रकबे में बदलाव किया गया है तो आपको भरने होंगे प्रपत्र 2। इसके लिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें फॉर्म में क्या क्या सावधानियाँ रखना है और इस फॉर्म में किस कॉलम में आपको कौन सी जानकारियाँ भरना है। चूँकि होता यह है कि आपके द्वारा यदि किसी थर्ड पर्सन से आवेदन फॉर्म भरवा लिया जाता है, उस स्थिति में यदि किसी प्रकार से त्रुटि हो जाता है तो संबंधित कृषक द्वारा आवेदन भरने वाले के खिलाफ यह बोला जाता है कि आपने मेरा जानबूझकर गलत फॉर्म भरा है, इसलिए यह आवेदन फॉर्म संबंधित कृषक को स्वयं भरना होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार से विवाद या संदेह की स्थिति न बने। बिंदु क्रमांक 1 में आपको कृषक का नाम भर देना है। बिंदु क्रमांक 2 में संबंधित कृषक के पिता का नाम भरना है। बिंदु क्रमांक 3 में संबंधित कृषक का निवास का पता भरना है। जिस भी ग्राम में कृषक निवास करता हो उस ग्राम का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम या ग्राम का नाम, साथ ही विकास खंड और जिला भर देना है। बिंदु क्रमांक 4 में कुल धारित रकबा भरना है, जो कि हेक्टेयर में आपको भरना होगा। यदि आपकी जानकारी एकड़ में है तो एकड़ से हेक्टेयर में कैसे भरते हैं उसका फार्मूला आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही कृषि योग्य रकबा आपको हेक्टेयर में भरना है। इसके बाद यदि आपके पास पड़त भूमि है तो उसकी रकबा भी आपको यहाँ पे हेक्टेयर में दर्ज कर देना है। बिंदु क्रमांक 5 की बात करें तो आपको UFID नंबर दर्ज करना है, जो कि गत वर्ष आपको दिया गया है, या आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपना आधार क्रमांक भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। बिंदु क्रमांक 6, यहाँ पे आपको जिस भी सेवा सहकारी समिति में आपने गत वर्ष धान का विक्रय किया गया है उस समिति का नाम दर्ज करना है। यहाँ पे सदस्यता क्रमांक यदि आपको इसकी जानकारी है तभी आपको भरना है, अन्यथा इसको छोड़ देवें, यह समिति का कार्य है। बिंदु क्रमांक 7 में बोए गए या बोए जाने वाले फसल की जानकारी भरना है, जो कि खरीफ वर्ष यहाँ पे आपको 2023 दर्ज करना है, और रकबा कृषि योग्य रकबा आपको हेक्टेयर में जो लिखा है इसके आगे आपको दर्ज कर देना है। यहाँ पे सरल क्रमांक 1 में आपको खसरा नंबर दर्ज करना है। इसके बाद रकबा। आगे के बिंदु में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बोए गए फसल में उसका नाम लिखना है, आपने कौन सा फसल लगाया है उस संबंधित खसरा में जो आपने सरल क्रमांक 1 में भरा है। साथ ही जो फसल लगाए हैं आपने और जो खसरा नंबर में जो रकबा दर्ज है उसके अनुसार आपने कितने एरिया में फसल लगाया है वो आपको दर्ज कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं आपका खसरा क्रमांक 1 है और उसका रकबा है 0.100, तब की स्थिति में आपको बोए गए फसल में जिस भी फसल आपने लगाया है वो आपको दर्ज करना है। जैसे कि धान लगाया है और रकबा में आपको 0.100 दोनों ही सेम होना चाहिए रकबा, या जो भी आपसे संबंधित हो, जो कि गिरदावली भूया पोर्टल में दर्ज हो, वही रकबा आपको यहाँ पे दर्ज करना है। संयुक्त खसरा की स्थिति में पटवारी द्वारा यदि 2 खसरों को मिला करके रकबा निर्धारित किया गया है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे संयुक्त खसरा वाले भाग को टिक करना है। यदि आपने एक ही खसरा में 2 अन्य प्रकार की फसलें लिए हैं तब की स्थिति में भी आपको यहाँ पे संयुक्त खसरा वाले भाग को टिक लगाना होगा। जैसे कि एक ही खेत में आपने धान की फसल लिया है और उसी खेत में यदि आपने गन्ने की फसल लिया है तब की स्थिति में आपको यहाँ पे सभी फसलों के सामने आपको टिक मार्क निशान लगाना होगा संयुक्त खसरा वाले भाग में। इसी प्रकार क्रमशः 1 से लेकर 7 खसरा क्रमांक तक आप अपने फसल विवरण की जानकारी भर सकते हैं। बिंदु क्रमांक 8 की बात करते हैं। खरीफ वर्ष यहाँ पे आपको 2022 लिखना है। 2022 में बोए गए धान फसल के स्थान पर यदि आपने कोई अन्य फसल लिया है तब की स्थिति में आप बिंदु क्रमांक 8 में भरेंगे। यदि आपने धान की फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल नहीं लिए हैं तब की स्थिति में बिंदु क्रमांक 8 वाले भाग को आपको क्रॉस कर देना है, काट देना है, यह आपके लिए लागू नहीं होता है। बिंदु क्रमांक 9 में आपको नॉमिनी का विवरण दर्ज करना है। जैसे कि क्रमांक 1, नॉमिनी का नाम आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में आपको लिख देना है, उसका उम्र लिखना है आधार कार्ड के अनुसार। नॉमिनी का संबंध, आपसे वो किस प्रकार से संबंधित है, पुत्र है, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, जो भी हो आपसे संबंधित वो आपको यहाँ पे उसका
रिश्ता आपको लिख देना है। साथ ही यहाँ पे नॉमिनी का आधार नंबर लिखना है, उसका मोबाइल नंबर और आपके द्वारा नियुक्त किए जा रहे या नामित किए जा रहे नॉमिनी कौन से ग्राम में निवास करते हैं उसका यहाँ पे आपको पिन कोड सहित पूर्ण पता दर्ज करना है। साथ ही मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें, जिससे कि किसी प्रकार से त्रुटि होने की दशा में आपसे संपर्क किया जाकर उसका सुधार किया जा सके। यहाँ पे आवेदक कृषक का हस्ताक्षर करना है। आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति पत्र के नीचे भी आपको आवेदक कृषक का हस्ताक्षर करना है। घोषणा पत्र के नीचे भी आपको आवेदक के हस्ताक्षर वाले भाग में संबंधित कृषक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। और यहाँ जितने भी दस्तावेज आपके द्वारा संलग्न किए जा रहे हैं उसे आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, जैसे कि ऋण पुस्तिका, B1 आधार कार्ड या स्वघोषणा पत्र। यह केवल संयुक्त खातेदार कृषकों के लिए लागू होता है, जहाँ पर्ची में या लैंड रिकॉर्ड में एक से अधिक का या हितग्राहियों का नाम होने की दशा में यह भरा जाता है। पंजीयन वाला पार्ट यह समिति के उपयोग के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगला पार्ट आता है पावती। पावती वाले भाग में आपके द्वारा जिस भी दिनांक का आवेदन पत्र समिति में जमा किया जा रहा है उस दिन आप यह आवेदन पत्र जमा करके यह पावती वाले भाग में संबंधित सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों का हस्ताक्षर सहित पावती ले लेवें, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से स्थिति बनती है तब की स्थिति में यह आपके लिए मददगार होगा कि आपने किस डेट को वहाँ फॉर्म जमा किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य कृषक या अन्य हितग्राहियों का भी इससे फ़ायदा हो सके। और साथ ही चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से नवीन तकनीकी जानकारियाँ मिलती रहे। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।